हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के एक नया वीडियो लेकर। ये अपना सेकंड वीडियो है। तो अपन शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में से कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया है कि भारत में निवेश एआई क्षेत्र में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो निवेश होता है, उसमें भारत 5वें स्थान पर है। बात करते हैं एआई इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, यह इंडेक्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामलों में 5वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत में एआई स्टार्टअप्स को कुल राशि के रूप में $3.24 अरब का निवेश मिला है। इस तरह भारत ने दक्षिणी कोरिया, जर्मन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि भारत इस इंडेक्स के अनुसार अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल से पीछे है। दोस्तों, एआई इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित डेटा को ट्रैक करती है, उसे संग्रहित करती है, संक्षिप्त करती है, साथ ही से विजुअलाइज करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आयरनमैन कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया ने एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों, आयरनमैन कृष्ण प्रकाश हैं, वो पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैराई की है। बात करते हैं आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश के बारे में, तो इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बनकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों, यह पहली बार हुआ है जब एक आईपीएस अधिकारी ने खेल प्रतियोगिताओं में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में इन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक है। दोस्तों, यह खेल है एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें प्रतिभागियों को 3.8 किलोमीटर की तैराकी करनी होती है तथा 180.2 किलोमीटर की साइकिलिंग की सवारी करनी होती है। साथ ही इसमें 16 से 17 घंटे में 42.2 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। ठीक है। इस उपलब्धि ने प्रकाश को आयरन मैन का खिताब दिलाया। साथ ही इनका नाम है वो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वह इस उपाधि को अर्जित करने वाले पहले भारतीय सरकारी कर्मचारी, सिविल सेवक और सशस्त्र बल तथा अर्धसैनिक बलों सहित वर्दीधारक सेवा अधिकारी है। बात कर लेते हैं अपन गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित एक दर्शनीय स्मारक है जिसे 1924 में बनाया गया था। यह दक्षिणी मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग पर स्थित है। यह दक्षिणी मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह की ओर स्थित है। दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह को चिन्हित करता है तथा यह पहली बार पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। दोस्तों, इसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा के उपलक्ष्य में डिजाइन किया गया था। देख लेते हैं अपन एलिफेंटा गुफाओं के बारे में भी। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो यूनेस्को हेरिटेज है, जिसे वास्तुकला और वन क्षेत्र के रूप में 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मध्यकालीन भारत के समय से रॉक कट कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो एलिफेंटा, जिसे घारापुरी द्वीप भी कहते हैं, पर स्थित है, जो कि मुंबई से 11 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, यह गुफाएं हैं वो ठोस बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ पर हिंदू बौद्ध विचारों तथा आयनोग्राफी के समन्वय को दर्शाती है। यहाँ पर कौन सा धर्म दिखाई देता है? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तियां, चित्र अपन को यहाँ पर नजर आते हैं। एलिफेंटा द्वीप है वो भगवान शिव का गौरवशाली निवास है।
हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें मुंबई के करीब ओमान के समुद्र में एक द्वीप पर 7 गुफाएं हैं। भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर की खुदाई 8वीं शताब्दी में यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाई थी। ठीक है, यहाँ पर जो शिव की प्रतिमा है वो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई थी एलिफेंटा गुफा में 8वीं सदी में। साथ ही इस गुफा में अर्धनारीश्वर, नटराजन शिव, रावण उठाने वाले कैलाश, कल्याण, सुंदरता शिव, अंधकारी मूर्ति जैसी उल्लेखनीय छवि और जो प्रदर्शित करती हैं वैसी मूर्ति कला यहाँ पर दिखाई देती है। दोस्तों अपना तीसरा क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने किसमें मिलावट का पता लगाने के लिए रॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का निर्माण किया है? कौन सी डिवाइस का? रॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने बनाई है? आईआईटी मद्रास ने बनाई है। तो दूध में मिलावट हो जाती है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। दोस्तों आईआईटी मद्रास जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है के शोधकर्ताओं ने एक 3 आयामी अर्थात 3D टेक्नोलॉजी पर आधारित कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। दोस्तों इस उपकरण का उपयोग अपन घर बैठे कर सकते हैं। यह यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली कई पदार्थों का पता लगा सकता है। ठीक है, अपना चौथा क्वेश्चन है, सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में सरकार ने जो जूट पर एमएसपी प्रोवाइड करवाई जाती है वो पहले 300 थी जिसे बढ़ाकर 5050 रुपए कर दिया गया है। अगर बात की जाए जूट की कृषि के बारे में तो भारत में जूट की कृषि कहाँ कुछ होती है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अपना पश्चिमी बंगाल है, बिहार भी आ जाता है, असम का थोड़ा सा ये जो क्षेत्र आते हैं यहाँ पर जूट उत्पादन होता है। जूट कृषि के अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जूट कृषि वहां पर होती है जहाँ का टेम्परेचर हो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जूट की खेती करने के लिए इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए तथा इसे वर्षा की आवश्यकता होती है 150 से 250 सेंटीमीटर तक। यह कृषि होती है वो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, अपने गंगा का क्षेत्र होता है, ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है, वहां पर जूट की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। दोस्तों इसका उपयोग है वो जूट की थैली बनाने में, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य जो कलाकृतियां होती हैं आदि बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। देखते होंगे कि अपन जो गेहूं बोरी में डालते हैं वो जूट की बनी हुई होती है, उन्हीं में जूट का उपयोग किया जाता है। जूट का उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन के बाद में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। अर्थात मतलब ये है कि भारत में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर बांग्लादेश में होता है, फिर चीन में होता है। ठीक है, इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो समृद्ध क्षेत्र है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है में मुख्य रूप से होता है। जूट उत्पादक राज्यों में आता है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों जूट को है वो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। अपन बात कर लेते हैं एमएसपी के बारे में भी। दोस्तों एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है कि सरकार किसानों से जिस दर पर फसल खरीदती है उसे ही एमएसपी कहते हैं और जो उत्पादन लागत होती है उससे 1.5 गुना ज्यादा होती है ये एमएसपी। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित लाभ मूल्य एफआरपी देने की सिफारिश की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है और जो गन्ने पर दी जाती है वह उचित लाभकारी मूल्य
पर दी जाती है, इसकी सिफारिश करता है कृषि लागत मूल्य आयोग। दोस्तों कृषि लागत मूल्य आयोग है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संलग्न एक कार्यालय है। इन फसलों में जो एमएसपी के अंदर जो फसलें आती हैं उनमें 14 खरीफ की फसलें आती हैं। ये देखिए 14 खरीफ की फसलें आती हैं, 6 रबी की फसलें आती हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रम से सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है। किसी भी फसल के लिए न्यूनतम एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे कि फसल की मांग और आपूर्ति क्या है समाज में, जैसे कि गेहूं की मांग और आपूर्ति क्या है उसको आधार बनाया जाता है एमएसपी ध्यान तय करते समय, या फिर वैश्विक और घरेलू स्तर पर उस फसल का बाजार मूल्य क्या है या बाजार मूल्य प्रवृत्तियां क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे मिट्टी और पानी के आधार पर फसल में क्या कुछ उपयोग किया जा रहा है, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों आदि पर भी विचार किया जाता है। एमएसपी 3 प्रकार से उत्पादन लागत तय करती है। सीएसीपी द्वारा राज्य अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है। प्रथम उत्पादन लागत है A2। A2 के तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम तथा पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। दूसरी लागत आती है A2 प्लस FL। इसके तहत A2 के साथ साथ जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का भी एक अधिरोपित मूल्य होता है को शामिल कर लिया जाता है। तथा तीसरी प्रकार की उत्पादन लागत आती है C2। यह एक अधिक व्यापक लागत होती है क्योंकि इसके अंतर्गत A2 FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि तथा अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो अचल संपत्ति का जो किराया होता है वो भी, और जो ब्याज होता है उसे, तथा भूमि का जो स्वामित्व होता है उसे भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा A2 प्लस FL और जो C2 होता है दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा A2 प्लस FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? जो भी प्रतिफल होता है उसके लिए की जाती है। तथा C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है। ठीक है, A2 FL लागत की गणना की जाती है प्रतिफल के लिए और C2 लागत का उपयोग किया जाता है बेंचमार्क लागत का पता लगाने के लिए। बेंचमार्क लागत में किया जाता है पता लगाने के लिए, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या उसके द्वारा अनुशासित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं। केंद्र सरकार का जो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है दोस्तों, वह ही जो एमएसपी के स्तर पर जो अपना CACP द्वारा जो सिफारिश की जाती है उस पर अंतिम निर्णय लेते हैं। अर्थात जो अपना केंद्रीय आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसे जो अपना कृषि लागत मूल्य आयोग है वो सिफारिश करता है एमएसपी पर, वही एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेता है अपना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसके साथ अन्य जिलों की सीमा लगती है। सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा लगती है। दोस्तों ये तो मोस्टली सभी को पता होगा कि जो राजस्थान का पाली जिला है उसके साथ अन्य जिलों की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। बात कर लेते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल सीमाओं को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर। वहीं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की जो
अंतर्राज्यीय सीमा है इसको भी दो भागों में और बांटा जा सकता है। अंतर्राज्यीय सीमा जो पड़ोसी राज्यों से लगती है और राजस्थान के समीपवर्ती जिला, इस आधार पर अपन इसको बांट के चर्चा करेंगे। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 4 जिलों की लगती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, ये मैप है, इसे समझ सकते हैं। ये देखो, ये अपना पाली जिला है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये अपना पाली जिला है। पाली जिले को टच करता है अपना नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, ये उदयपुर भी टच कर रहा है। भीलवाड़ा टच नहीं करता है और अजमेर, ये जिले हैं वो पाली को टच करते हैं। ठीक है, 8 जिले हैं जो पाली को टच करते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा जो पड़ोसी राज्यों से लगती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। इस सारणी से अपन समझ लें कि राजस्थान किन किन राज्यों से कितनी कुछ सीमाएं साझा करता है, कौन से जिलों से करता है। तो सबसे पहले पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा की चर्चा की जाए तो राजस्थान है वो 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर अपनी सीमा है वो पंजाब के साथ साझा करता है। ठीक है, ये सबसे कम सीमा लगाता है पंजाब के साथ और सबसे ज्यादा सीमा टच करती है राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, फिर हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। इसमें 7 जिलों की सीमा लगती है जिसमें आता है जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर और झुंझुनू। हरियाणा के साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है और सबसे कम सीमा लगती है वो जयपुर की लगती है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है 877 किलोमीटर। ठीक है, 2 सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं, 2 राज्यों की, भरतपुर की और धौलपुर की। गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा साझा करता है जिसमें आता है 6 जिलों के साथ गुजरात की सीमा टच करती है, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। गुजरात के साथ राजस्थान के उदयपुर की सीमा है, जो उदयपुर जिला है उसकी सीमा सर्वाधिक लगती है और सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर। ठीक है, अब बचा रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 10 जिले आते हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के झालावाड़ जिले की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है तथा भीलवाड़ा की सीमा है वो सबसे कम लगती है। इस तरह राजस्थान 4850 किलोमीटर कुल सीमा है जो अंतर्राज्यीय राज्यों के साथ साझा करता है। राजस्थान के कुल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्य अर्थात 2-2 राज्यों के साथ लगती हैं। ये जिले हैं हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों हनुमानगढ़ की सीमा है वो पंजाब और हरियाणा से लगती है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा से। भरतपुर है वो हरियाणा और यूपी से सीमा साझा करता है। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से। बांसवाड़े की सीमा लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात से। दोस्तों झालावाड़ में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा झालावाड़ से है। राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो झालावाड़ से लगती है जो कि मध्य प्रदेश से साझा होती है। तथा बाड़मेर, राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की लगती है जो कि गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, ध्यान रखना झालावाड़ की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है बाड़मेर की जो कि गुजरात के साथ लगती है। ठीक है,
नेक्स्ट है राजस्थान के कुल 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करते हैं। यह है अपना श्री गंगानगर और बाड़मेर जिला। श्री गंगानगर जिला है और राजस्थान का श्री गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब के साथ लगाता है। ठीक है, पंजाब के साथ ध्यान रखना। और बाड़मेर जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी पाकिस्तान के साथ, वही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है गुजरात के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है। दोस्तों तात्या टोपे स्टेडियम है वो भोपाल के अंदर स्थित है। बात करते हैं अपन तात्या टोपे के बारे में। दोस्तों तात्या टोपे का बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। इनका जन्म हुआ था 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में। दोस्तों इनके पिता का नाम था पांडुरंग राव, जो कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबारी थे। टोपे थे वो पेशवा के दत्तक पुत्र थे, नाना साहब के घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों टोपे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें एक अतुलनीय योगदान दिया था। उन्हें लड़ने की या कोई मतलब प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं था, फिर भी वो एक शानदार सेनानी और गुरिल्ला युद्ध में निपुण कलाकार थे। इन्होंने कानपुर और ग्वालियर में विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस दौरान, और इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी सहायता की। 1857 में कानपुर पर इन्होंने अधिकार कर लिया तथा वहां पर नाना साहब का अधिकार स्थापित करवाया। लेकिन कानपुर में जब दूसरी लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ तो ये हार गए और वहां से इनको भागना पड़ा। इसके बाद ये ग्वालियर चले गए। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे कुछ समय नरवर के राजा मान सिंह के साथ रहे। मान सिंह ने क्या किया कि तात्या टोपे के साथ धोखा कर लिया और धोखे से इनको अंग्रेजों को बता दिया कि इनका डेरा कहाँ है, और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में 1857 में क्रांतिकारी तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी। 1857 में इनको गिरफ्तार किया और फांसी दी 18 अप्रैल 1859 में। दोस्तों तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के अग्रणी नेताओं में से एक है। इनकी वीरता और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन है, मधुरा विजयम काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी। मधुरा विजयम काव्य, दोस्तों यह थी गंगा देवी। बात करते हैं अपन मधुरा विजयम काव्य के बारे में। दोस्तों यह कविता गंगा देवी ने लिखी थी 14वीं शताब्दी में। ये एक संस्कृत में लिखी हुई कविता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे वीर काम प्राय चरितम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरा काम प्राय चरितम के नाम से भी जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार, इसके बारे में है, विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार तथा बुक्काराय प्रथम के दूसरे पुत्र कुमार कंपाना के जीवन का वर्णन करती है। यह कविता विजयनगर साम्राज्य द्वारा मुदेरी सल्तनत के आक्रमण और विजय का वर्णन करती है। इसमें आक्रमण और विजय का भी वर्णन किया गया है। मदुरै सल्तनत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की सल्तनत की विजय के निर्धारण के लिए इब्न बतूता के स्मरणों तथा पुरालेखीय और संख्यात्मक अभिलेखों के साथ कविता का उपयोग एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में किया गया है। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे और किसने हाल ही में टच लेंस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया। तो दोस्तों हाल ही में यूआईडीएआई ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक टच लेंस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने की बात की है। अपना 9वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेलवे परियोजना तथा मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। किसकी? मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की है और यहाँ पर एक मेथेनॉल संयंत्र बनाने की बात की है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है।
दोस्तों हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के साथ 16वां वीजा आवेदन शुरू किया है। इसके साथ बांग्लादेश के साथ। तो अपना ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जल्दी मिलूंगी अगेन। थैंक यू।